तो ठीक है गाइस, ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस लॉ की क्लास को। अब मुझे जो समझाना है वो समझने की कोशिश करो। मैंने कहा मुझे तुम्हें समझानी है सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 205। टोटल ये सेक्शन है 56 सेक्शन। एग्जाम में इनका वेटेज है 35 मार्क्स। इन सभी सेक्शंस को डायरेक्टर चैप्टर्स के नाम से जाना जाता है। टोटल किताब में 3 चैप्टर्स में बांटा हुआ है सभी सेक्शंस को। सभी सेक्शन डायरेक्टर से रिलेटेड है। डायरेक्टर, अभी तक हम जो सेक्शन छोड़ के आए थे इंटर में वो 148 थी, जहां पे हमने ऑडिट में ऑडिटर की लास्ट सेक्शन कॉस्ट ऑडिटर 148 थी। इसके बाद हमें स्टार्ट करनी है सीए फाइनल में सेक्शन 149 से 205 56 सेक्शन 35 मार्क्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब हमने कहा हम ये डायरेक्टर की सेक्शन क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं डायरेक्टर अगर गलत काम करेगा तो उस पर ये लगेगा, डायरेक्टर अगर ऐसा काम करेगा तो ये लगेगा। एक कंपनी में इतना डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डायरेक्टर ऐसे रिजाइन करके जा सकता है। डायरेक्टर ऐसे कंपनी में आ सकता है। डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा, डायरेक्टर की मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी, कैसे डायरेक्टर फैसले लेगा, कौन कौन से फैसले डायरेक्टर ले सकता है, ये सब समझने से पहले अगर मान लो उन प्रोविजन में फॉल होने से पहले हमें उसको रोकना है तो हम ये बोलेंगे तू डायरेक्टर ही नहीं है और जिस एंटिटी में तू काम कर रहा है वो कंपनी ही नहीं है। अगर हमने 2 बातें प्रूव कर दी, मतलब समझने की कोशिश करो। पहला गेट है हम उस जो एंटिटी जो स्ट्रक्चर है जिसमें डायरेक्टर नाम का वर्ड यूज होता है वो कंपनी है। अगर हमने यही प्रूव कर दिया कि जहां ये व्यक्ति काम कर रहा है वो कंपनी ही नहीं है, और या हमने दूसरी बात ये प्रूव कर दी कि वो व्यक्ति वहां जहां काम कर रहा है वो कंपनी तो है पर वो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं है, तो हमें 2 डेफिनेशंस पढ़नी है, कंपनी की डेफिनेशन, डायरेक्टर की डेफिनेशन। हमें समझना दुनिया में कंपनी क्यों आई, दुनिया में डायरेक्टर क्यों आया। फिर हम उनसे रिलेटेड ये 56 प्रोविजन पढ़ेंगे। 56 प्रोविजंस को रीड कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पहला गेट है कंपनी मत बनने दो, दूसरा गेट है डायरेक्टर मत बनने दो, और तीसरा गेट है जो हमारे प्रोविजंस है उनके अंदर से इसको कैसे बाहर निकालना है। हम तीनों स्टेज पे प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे क्लाइंट को बचाने का क्या रास्ता है। ये तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए। जब तुम्हारे पास कोई डायरेक्टर आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो उससे बात करते हो तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए कि पहले कंपनी जिस एंटिटी में वो काम कर रहा है उसका कंपनी स्ट्रक्चर मत बनने दो। दूसरी बात मतलब उसके लू फॉल्स निकालो कंपनी एक्ट से कि वो कंपनी ही नहीं है, और ये सारी कंपनी है या नहीं है, कंपनी कौन होती है तुमने पढ़ लिया है सीए इंटर में। तो मैं सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद डायरेक्टर की डेफिनेशन दूंगा, फिर बोलूंगा व्हाई वी नीड अ कंपनी, व्हाई वी नीड अ डायरेक्टर, और उसके बाद हम सेक्शंस पे आ जाएंगे। जो 56 सेक्शंस हमें खत्म करनी है, हमारे टॉपिक की जो सेक्शंस है। समझ गए गाइज? तो ये कंप्लीट हमारा डिस्कशन का डायरेक्शन होने वाला है। पहले कंपनी, फिर डायरेक्टर, फिर कंपनी की जरूरत क्यों, डायरेक्टर की जरूरत क्यों, दोनों की डेफिनेशन, और फिर हम हमारी सेक्शंस में चले जाएंगे जो 149 से स्टार्ट होगी और 205 पे जाके खत्म होगी। इस तरह की हम 56 सेक्शन को खत्म करेंगे और हम अपने 35 मार्क्स कवर कर लेंगे। सर ये 35 मार्क्स कैसे आते हैं? तो देखो 7 से 8 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकते हैं और बाकी हमें पेपर में आ सकते हैं, रिटर्न पेपर में केस लॉस के रूप में। ठीक है सर, अब बात समझ में आ गई। तो पहली बात जो मुझे स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है इस दुनिया में कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, बिजनेस का पहला स्ट्रक्चर होता है इंडिविजुअल, दूसरा स्ट्रक्चर होता है पार्टनरशिप, और तीसरा स्ट्रक्चर होता है कंपनी। मुझे 100% उम्मीद है ऐसा सब तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास की स्टार्टिंग में, 12th क्लास की स्टार्टिंग में। वो बोलते हैं इंडिविजुअल का जो स्ट्रक्चर है उसकी कुछ कमियां हैं, पार्टनरशिप की कुछ कमियां हैं। इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी नाम का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है। क्या कमियां थी दोनों में भी देख लेते। इंडिविजुअल, अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे पास मनी कम होती है और नॉलेज भी कम होती है। तो मनी और नॉलेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप खोल दी। हमने कहा एक जना बिजनेस नहीं करेगा, अब एक के साथ 2 मिलके करेंगे। जब 2 लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, 3 काम करते हैं तो पार्टनरशिप बोलते हैं। पर जैसे ही वो 12 हो जाते हैं, पार्टनरशिप में एक लिमिट है 12 और 13 की, अगर वो लिमिट को आप क्रॉस कर देते हो तो फिर आप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकते, फिर आपको कंपनी का स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी में मालिक, इंडिविजुअल में मालिक एक होता है, एक मालिक, पार्टनरशिप में मालिक 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं पर 12 और 13 से कम होते हैं। पर जब हम 13 से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है कंपनी का। अब कंपनी में हम हज़ारों मालिक हो सकते हैं, करोड़ों मालिक हो सकते हैं। उन मालिकों का नाम होता है शेयर होल्डर। तो जब हमें पैसे की कमी महसूस हुई
तब हम नए स्ट्रक्चर की तरफ गए। यहाँ पैसा था, यहाँ पैसा थोड़ा और ज़्यादा हुआ, यहाँ पैसा हद से ज़्यादा आ गया। तो जब हद से ज़्यादा बड़ा कोई बिजनेस करना होता है हमें, जिसमें हमें करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है, हमारे पास एक आइडिया है जो बदल दे आपकी दुनिया, पर वो आइडिया आपकी दुनिया तभी बदल सकता है जब आपके पास पैसा हो। तो हमने कहा पैसे के लिए हमने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा, पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा, तो हमने कंपनी स्ट्रक्चर खोला। अब कंपनी में ओनर्स हो गए 1 करोड़। इंडिविजुअल में ओनर एक ही होता है तो बिजनेस को वही मैनेज कर लेता है। पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर 2 या 2 से ज़्यादा या 10 तक होते हैं, तो वो 10 लोग खुद मैनेज कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। पर हमें 10 से ज़्यादा अगर ओनर चाहिए तो इतने सारे ओनर मिलकर बिजनेस को चला नहीं सकते हैं। उनकी सोच अलग होगी, आपस में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तो उन झगड़े और लड़ाई को रोकने के लिए हमने बोला कि आप बिजनेस मत चलाइए, बिजनेस चलाने के लिए तुम ओनर्स किसी को भेजो। तो ओनर्स अपॉइंट करेंगे, मतलब मेंबर्स, ओनर, मेंबर, शेयर होल्डर, ये तीनों एक ही लोग हैं। मेंबर अपॉइंट करेंगे किसको? डायरेक्टर्स को। और वो डायरेक्टर जो होंगे वो बिजनेस को चलाएंगे। तो हमने 2 चीज़ें समझ ली। हमने कहा इस दुनिया में कंपनी नाम के स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों इस दुनिया में डायरेक्टर नाम के लोगों की ज़रूरत पड़ी। भाई इस दुनिया में सबसे पहले ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कंपनी की। बिकॉज अगर कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ना डायरेक्टर होता, ना आज कंपनी एक्ट होता। तो कंपनी की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, और इस डायरेक्टर नाम के वर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी दुनिया में? तो मैंने बोला कंपनी की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज आप खुद सोचिए कि कंपनी, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो कम पैसों में बिजनेस नहीं चलाया जाता, तो ज़्यादा पैसे कहाँ से आते? तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया जिसका नाम हुआ कंपनी। और डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि भाई डायरेक्टर का मतलब हो गया मेंबर्स अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि मेंबर्स कंपनी में करोड़ों होते हैं। तो मेंबर्स को कम करके मेंबर्स ने अपनी जगह उन लोगों को भेज दिया मैनेजमेंट में, जो मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट में जो लोग गए उन लोगों का नाम रखा डायरेक्टर। और कंपनी, जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुई और अच्छी नॉलेज से कंपनी चलाने की ज़रूरत हुई तो डायरेक्टर आ गए। तो पैसे के लिए कंपनी बनाई, अच्छी नॉलेज के लिए मेंबर्स ने डायरेक्टर को अपॉइंट किया। तो ये तो बातें हो गई हमें क्यों दुनिया में कंपनी नाम के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। अब इस कंपनी का मतलब क्या होता है सर? तो कंपनी का मतलब होता है जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है या फिर 2013 में रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो 1956 में रजिस्टर्ड है या 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है। इस एक्ट के प्रोविजंस में जो रजिस्टर्ड है 1956 में, या तो पहले इस एक्ट के 2013 के पहले के एक्ट में, मतलब 1956 वाले एक्ट में, और या फिर 2013 वाले स्ट्रक्चर में अगर कोई रजिस्टर्ड है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जिसका नाम रजिस्टर्ड है, वो कंपनी कहलाएगी। उस कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, उसके पास अपनी कॉमन सील होगी, उसके पास अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार होगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार होगा। बस उसके पास एक माइंड की कमी होती है, उसके पास कमी होती है इस माइंड की। तो इस माइंड को देने के लिए मेंबर्स अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, क्योंकि वो करोड़ों लोग हैं, वो चला नहीं सकते। तो कंपनी को माइंड देने के लिए, कंपनी को साइन देने के लिए वो लोग आते हैं, वो लोग पिक्चर में आते हैं और उन लोगों को बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो हमें डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कंपनी नाम का जो स्ट्रक्चर था वो 1956 एक्ट में और 2013 एक्ट में जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 1956 में रजिस्टर्ड है और 2013 में रजिस्टर्ड है, तो वो स्ट्रक्चर को कंपनी बोल देते हैं। अब वो स्ट्रक्चर को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको रजिस्टर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं जो आपने सीए इंटर में पढ़े। अगर वो फॉलो करके आप आए हो, उसमें होता है कि आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी जमा करानी पड़ेगी, आपको वैलिड प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा और ढेरों तरह के प्रोविजंस होते हैं। तो वो सब फॉलो आपने किए कि नहीं किए। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है, वो ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जो इस कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, जो 2000 एक्ट की सारी कंडीशन को मानते हुए रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो उसके अंदर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कोई डायरेक्टर कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्टर तो कंपनी में अपॉइंट होता है, जहां मेंबर्स होते हैं, जहां शेयर होल्डर्स होते हैं। जहां शेयर होल्डर नाम का वर्ड ही नहीं आता है, वहां पे जो अपॉइंट किया, जिन शेयर होल्डर्स अगर अपॉइंट करते हैं किसी व्यक्ति को तो वो डायरेक्टर कहलाता है। तो मैंने कहा शेयर होल्डर ने तो अपॉइंट किया ही नहीं, जिन लोगों ने अपॉइंट किया वो खुद शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर तो कंपनी में होते हैं और ये कंपनी नहीं बनी, क्योंकि कंपनी बनने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में रजिस्टर होना पड़ता है इनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो सीए इंटर में पढ़े हैं। तो उन प्रोविजंस को लगा के हमने देखा कि नहीं यार ये कंपनी नहीं बनी, तो इसमें अपॉइंट होने वाला बंदा डायरेक्टर ही नहीं हुआ। डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? 2 कारण हो गए डायरेक्टर की जरूरत। अब मैंने कहा डायरेक्टर की जरूरत इस दुनिया में 2 कारणों से पड़ गई। कौन कौन से कारण थे जब हमें डायरेक्टर की जरूरत पड़ी? पहला कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, इतने सारे लोग मिलकर बिजनेस को नहीं चला सकते थे, आपस में लड़ाई करते, तो इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव अच्छे लोगों को, जिनमें नॉलेज ज़्यादा है, उनको मैनेजमेंट करने भेजा। तो वो जो मैनेजमेंट करेंगे वो लोग कहलाएंगे डायरेक्टर्स। और दूसरी बात, कंपनी नाम का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कॉमन सील होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकता है,
पर उसके पास दिमाग नहीं होता, तो उस कंपनी को दिमाग देने के लिए मेंबर्स ने भेजे डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ी कंपनी को दिमाग देने के लिए, कंपनी को समझाने के लिए, कंपनी के फैसले लेने के लिए जिन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ी वो लोग कहलाए डायरेक्टर। अब सर कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बनाया गया? ताकि इन डायरेक्टर्स पे कंट्रोल लगा सके, ताकि कंपनीज पे कंट्रोल लगा सके, कंपनीज में जो काम करने वाले लोग हैं उन पे कंट्रोल लगा सके, उनके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए लगाया गया कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया, ताकि मेंबर्स का विश्वास पैदा किया जा सके कि ये डायरेक्टर गलत काम नहीं करेंगे। वरना पैसा तो लगा हुआ है मेंबर का और काम कर रहे हैं डायरेक्टर, ये पैसा लगा हुआ इन मासूम मेंबर्स का और काम करने वाले ये डायरेक्टर लोग हैं जिनके चेहरे पे स्माइल है, जो पैसे को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये लोग पैसे को बर्बाद ना कर दे, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, इन पे रेगुलेशंस बनाई गई, और रेगुलेशंस बनाई गई कंपनीज एक्ट 2013 में। तो इन डायरेक्टर्स पे जितनी भी रेगुलेशंस बनाई गई है वो रेगुलेशंस हमें कहाँ दी हुई है? वो हमें दी हुई है सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 205 तक जो हमें पढ़नी है। हम 149 से 205 की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। और वो बढ़ने से पहले मैंने समझाया कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, कंपनी का मतलब क्या हो गया। अब डायरेक्टर का मतलब हम समझेंगे और फिर हम अपने चैप्टर्स यानी कि सेक्शन 149 से लेकर 205 की तरफ बढ़ेंगे। तब मुझे डायरेक्टर का मतलब समझाना है। मैं वापस एक बार बोल दूं, मैंने कंपनी से रिलेटेड क्या बातें करी है। मैंने बोला है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इनकैपेबल होती है एक्टिंग करने के लिए, हिमसेल्फ वो एक्टिंग नहीं कर सकती, उसका एग्जिस्टेंस होता है लॉ में वो, पर उसका एक मतलब वो सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकती है कंपनी की उसका गलत हो रहा है नहीं हो रहा, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको समझाने के लिए जिन लोगों की जरूरत पड़ी वो लोग थे डायरेक्टर, समझ रहे हो ना। और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, मैं कह रहा हूँ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब अगर मैं बोलूँ ये बंदा डायरेक्टर बन गया और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ये कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर इनको BOD के नाम से सुना होगा। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक सिंगल व्यक्ति कहलाता है उनमें से डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। दूसरी बात मैंने बता दी कि मेंबर्स जो होते हैं वो बिजनेस को संभाल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। तो वो लोग कुछ चुनिंदा लोगों को अपने में से चुनते हैं, अच्छे लोग जो मैनेजमेंट में जाएं, जिनमें बुद्धि हो, जिनमें नॉलेज हो, वो लोग कहलाते हैं डायरेक्टर। अब हमें देखना है डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई, आइए देखते हैं डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। अब हम बहुत सारी बातें तो समझ चुके हैं गाइस, तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ चुकी है। अब मुझे डायरेक्टर की डेफिनेशन बतानी है जो दी हुई है। एक सेकेंड, डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? दी हुई है क्लॉज 34 सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 के क्लॉज 34 में डेफिनेशंस दी हुई है। डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 2। वो बता रहा है डायरेक्टर कौन होता है। मतलब अगर मैंने ये साबित कर दिया कि हमारा जो आदमी है वो भी डायरेक्टर ही नहीं बना है, वो अभी डायरेक्टर ही नहीं बना है, तो हम उसको बाहर निकाल के ले जाएंगे। जिस स्ट्रक्चर में वो काम कर रहा है वो कंपनी तो बन गई, पर अब जो व्यक्ति हमारे पास आया अपनी समस्या लेके, हम कह रहे हैं बेटा अभी तो डायरेक्टर ही नहीं बना, जा तेरे को डायरेक्टर ही नहीं बनने देंगे कंपनी, तो तेरे पे प्रोविजन लगेंगे ना कि तू डायरेक्टर है या नहीं। पहले हम तेरे को डायरेक्टर ही नहीं बनने देंगे, तेरे पे वो 149 से लेके 205 तक प्रोविजन ही नहीं लगेंगे, तो तू डर क्यों रहा उन प्रोविजन से? पहले तू डायरेक्टर बनेगा तो तेरे पे प्रोविजन लगेंगे, तो हम तेरे को डायरेक्टर ही नहीं बनने देंगे। उसने कहा सर ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ाते हैं हम तेरे को, देख अगर तू उससे बचेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वहां लिखा हुआ है डायरेक्टर मीन्स क्या होता है? डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड to the board of company, it's called a director. तो डायरेक्टर मीन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। वाह वाह सर क्या लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन है। मतलब डेफिनेशन जोरदार डेफिनेशन निकली यार। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन? डायरेक्टर का मतलब, डायरेक्टर मीन्स, वाह वाह, डायरेक्टर मीन्स, सल्यूट हो डायरेक्टर मीन्स को, वाह। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनीज। डायरेक्टर का मतलब है अपॉइंटेड, डायरेक्टर अपॉइंटेड
टू द बोर्ड ऑफ कंपनीज। वाह 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 वाह। बोर्ड ऑफ कंपनीज में जो लोग हैं या अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनीज, जिनको बोर्ड ऑफ कंपनीज में हमने अपॉइंट किया है, वो लोग डायरेक्टर कहलाएंगे। वाह 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 भाई। डायरेक्टर का मतलब वो लोग, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ अ कंपनी मतलब डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या है सर, डेफिनेशन ढंग से समझाओ। डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। दो बार पढ़ो और रियलाइज करो डेफिनेशन क्या बोलने वाली है कि डायरेक्टर कौन होगा। इस डेफिनेशन का हिंदी ट्रांसलेट करो और मुझे बताओ डायरेक्टर का मतलब क्या होगा, क्योंकि जब तक तुम डायरेक्टर का मतलब नहीं समझ पाओगे तब तक हम डायरेक्टर्स वाले प्रोविजंस कैसे समझेंगे। हमारे क्लाइंट को डायरेक्टर बनने से रोकना है तो हमने कहा डायरेक्टर का मतलब होगा अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, टू द कंपनी ऑफ कंपनी। वाह 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 वाह। क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, मतलब जिन लोगों का अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया था कि वो बोर्ड में जाके बैठे, वो कंपनी का बोर्ड बने, तो वो लोग डायरेक्टर कहलाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर तभी बनेगा जब उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड के लिए किया गया है। उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा वो डिफरेंट है। अपॉइंटमेंट करेगा मेंबर्स, जो मेंबर्स होंगे वो उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, पर मेंबर्स उसका अपॉइंटमेंट क्यों करेंगे? ताकि वो बोर्ड के लिए जाए, ताकि वो बोर्ड में बैठ सके, ताकि वो बोर्ड के लिए जिन लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं मेंबर्स, वो लोग डायरेक्टर कहलाते हैं। अपॉइंटमेंट होगा मेंबर के द्वारा, पर वो मेंबर्स उसको किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं? बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए। अच्छा सर, मतलब अगर मेंबर ने अपॉइंटमेंट किया पर बोर्ड के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया था, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर में लिखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, बोर्ड के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, बोर्ड में जाके बैठेंगे, उसके लिए अपॉइंटमेंट अगर इनका है तो वो डायरेक्टर है, वरना वो डायरेक्टर नहीं है। भले ही मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, भले ही मेरे क्लाइंट को मेंबर ने अपॉइंट किया हो, पर उसको बोर्ड के लिए अगर अपॉइंट नहीं किया गया तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इसलिए उसके अपॉइंटमेंट लेटर में ये देखना पड़ेगा कि क्या वो बोर्ड के लिए अपॉइंट किया गया है, नहीं किया गया। अगर वो बोर्ड के लिए अपॉइंट नहीं किया गया तो डायरेक्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोर्ड के लिए, टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी का मतलब था बोर्ड के लिए अपॉइंटमेंट किया गया। अपॉइंटमेंट करते हैं मेंबर्स। अगर मेंबर ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए, टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए, टू द बोर्ड ऑफ कंपनी का मतलब होता है बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है वो पता पड़ेगा उसके अपॉइंटमेंट लेटर से। ओके सर, कंपनीज एक्ट का मतलब हम समझ गए कि कंपनी का मतलब क्या होगा। दूसरी बात हम ये भी समझ गए, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? डायरेक्टर का मतलब हम समझ गए, कंपनी का मतलब हम समझ गए, डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे मेंबर्स, ऐसा सेक्शन 152 में लिखा हुआ। हम आगे पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं बताया डेफिनेशन में। डेफिनेशन में बोला अपॉइंटमेंट अगर होता है बोर्ड के लिए। अब हमने कहा बोर्ड क्या होता है, तो बोर्ड का मतलब तो तुम जानते ही हो। बोर्ड का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ, ये जो बोर्ड वर्ड है ना, ये है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, ये डेफिनेशन दे रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, ये दे रखी है क्लॉज 10 सेक्शन 2 में। क्लॉज 10 सेक्शन 2 में दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। और डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? हमने कहा सर डायरेक्टर की डेफिनेशन दे रखी है क्लॉज 34 सेक्शन 2 में। तो क्लॉज 10 और 34 अभी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। अब हमने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, समझ लो ना। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे ना, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, BOD, एक्चुअली ये सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, समझ रहे हो। ये सुप्रीम अथॉरिटी है मैनेजमेंट को देखने की, समझ रहे हो। यही सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल।
मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखने वाले यही लोग होते हैं जो मैनेजमेंट और कंट्रोल को देखते हैं। कंपनी में सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं और कंट्रोल और मैनेज करते हैं कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फंक्शन क्या क्या होते होंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली कंपनी को आई देते हैं, ब्रेन देते हैं, नर्व्स देते हैं। ये कंपनी के अंदर का हार्ट है, समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यही लोग सब कुछ करते हैं, उसको सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, देखने की शक्ति दे रहे हैं। दिमाग है ये लोग कंपनी का। अब बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टर वर्ड यूज़ कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह। तो चलेगा क्या? हाँ, एग्जाम में चलेगा। अगर आपने प्रोविज़न लिखते लिखते कहीं बोर्ड लिख दिया, डायरेक्टर नहीं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दिया, कहीं डायरेक्टर लिख दिया, तो चलेगा। वो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कंपनीज एक्ट में जहाँ जहाँ दिया हुआ है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है, इसका मतलब वो एक सिंगल डायरेक्टर की पावर मत मान लेना उसको हमेशा। वो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर की पावर है। मतलब तुम कभी भी मत बोलना सिंगल डायरेक्टर की पावर है। मतलब जहां जहां BOD लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है, वो किसी एक सिंगल डायरेक्टर की पावर नहीं है। तो मैंने अभी तक क्या क्या समझा दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुप्रीम कंट्रोल रखते हैं कंपनी पे। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिव बॉडी है डायरेक्टर्स की। अगर कंपनीज एक्ट में जहां भी मैं आगे पढ़ाऊंगा वहां अगर लिखा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझना है, समझ रहे हो ना? मतलब वो सारे कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा मतलब नहीं सिंगल डायरेक्टर की पावर है। वो बोलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अभी होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब एक सिंगल डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहा है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा है। मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा है। डायरेक्टर तो उसमें एक आदमी होगा, वो डायरेक्टर के साथ दो डायरेक्टर मिलकर कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। ओके सर, अभी तक आपने सारी बातें मैं बता दी है, ये बातें मैं सही लगी। अब मैं दो बातें और बताऊंगा। एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर हम अपनी सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये दो वैसे तुमने नाम कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये चर्चाएं क्यों की जा रही है? बिकॉज तुम्हारा क्लाइंट जो है ना, उसको तुमने पहले डायरेक्टर की डेफिनेशन में घुसने ही नहीं दिया। हमने कहा डायरेक्टर की डेफिनेशन में ये फॉल नहीं हुआ। फिर हमने कहा अगर डायरेक्टर की डेफिनेशन में फॉल हुआ तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ के इन्होंने फैसला लिया कि नहीं लिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है हम वो भी समझ गए, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। फिर हमने कहा जहाँ जहाँ बोर्ड की पावर लिखा हुआ है वहाँ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है, किसी एक सिंगल डायरेक्टर की पावर नहीं है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम जाके कहीं BOD लिख देते हो और कहीं डायरेक्टर लिख देते हो तो एग्जामिनर इतना लाइटली लेगा दोनों ही वर्ड्स को, बिकॉज ये वर्ड्स लाइटली ही लिए जाते हैं। जब भी हम डायरेक्टर बोलते हैं तो डायरेक्टर को सिंगल कोई पावर किसी भी डायरेक्टर को नहीं मिलती, हमेशा कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर को ही पावर मिलती है। इसीलिए डायरेक्टर का मतलब भी क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट जो बोर्ड के लिए किया जा रहा हो। मेंबर्स ने ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जो बोर्ड के लिए अपॉइंट किया गया जिस व्यक्ति को। तो जिस व्यक्ति को बोर्ड के लिए अपॉइंट किया गया मतलब सारी पावर कंपनीज एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रखी होगी। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें दो डेफिनेशंस पढ़नी, एक पढ़ना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की और एक पढ़नी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। और फिर हम अपनी सेक्शंस को स्टार्ट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं कंपनी के साथ, एम्प्लॉय होते हैं ये कंपनी के, मतलब डायरेक्टर तो होते ही हैं पर इनका एम्प्लॉयमेंट होता है कंपनी के साथ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ दी कंपनी। ये कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करते हैं, कंपनी इनको महीने टू महीना तनख्वाह देती है गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह। तो ये लोग कौन कौन हो सकते हैं सर? ये लोग हो सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको बोलते हैं। इनको होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं, जो पूरे टाइम कंपनी में बैठते हैं और कंपनी की देखभाल करते हैं। अब वो सब इनके अपॉइंटमेंट पे डिपेंड करता है कि इनका अपॉइंटमेंट बोर्ड के लिए तो वही है, पर क्या ये एम्प्लॉयमेंट में भी है क्या कंपनी के साथ? मेंबर्स ने इनका अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए किया तो फिर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो सब कौन से होते हैं? वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते हैं। ये कभी कभी आते हैं कंपनी में, इनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है, जब मीटिंग होती है तो इनको बुलाते हैं। उसमें हो सकता है तुमने एक नाम सुना हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आते हैं मीटिंग्स में और तुम्हें अच्छी राय देके जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
तो ये लोग होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा लिखा हुआ है कि ये डेली एम्प्लॉयमेंट में काम करेंगे, जिनके अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा हुआ, बिकॉज अपॉइंट तो करेंगे मेंबर्स, और अपॉइंटमेंट किसके लिए होगा, अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड के लिए। अब बोर्ड के लिए जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो दो तरह से हो सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उनको बोलते हैं एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर, और इनको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनमें अपना एटीट्यूड होता है। अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं सेक्शंस को पढ़ने के लिए, सेक्शन 149 से लेके 205 तक अब हम पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हमें जो जो समझना था इन सेक्शंस पे आने से पहले पहले हम वो सारी बातें समझ चुके हैं। एक बार वापस मैं सारी बातों को रिकॉल करूंगा और फिर मैं हमारे सेक्शंस कैसे कैसे आगे चलने वाले हैं उनके बारे में बात करके हम सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधे राधे। तो क्या क्या बातें हमने की, हमने सबसे पहले पढ़ा इस दुनिया में कंपनी नाम के स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी। लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए थे बिजनेस में, तो उन्होंने कंपनी बना दी। कंपनी का मतलब क्या होता है, जो 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है या इसके प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड कोई भी स्ट्रक्चर कंपनी कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा इस कंपनी में डायरेक्टर नाम के लोगों की ज़रूरत पड़ी, जो कंपनी का ब्रेन है, कंपनी के कान है, कंपनी की आँख है, कंपनी का दिमाग है, वो लोग डायरेक्टर होते हैं। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से खरीद सकती है, बेच सकती है, अपने नाम से साइन कर सकती है, और उनमें दिमाग देने के लिए डायरेक्टर को बनाया गया, बिकॉज कंपनी फैसले खुद नहीं ले सकती है। वैसे ही मैंने दूसरी बात बोला, उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत सारे हो गए थे। इतने सारे लोग मिलकर अगर बिजनेस चलाते तो माथापच्ची होती, लड़ाई झगड़े होते। उन लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए इन्हीं लोगों ने अच्छे प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट किया कंपनी का मैनेजमेंट बनाने के लिए। उनको कलेक्टिवली बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले लोग हैं, ये लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के सुप्रीम डिसीजन लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, इन्हीं लोगों के पास होती है। ये कंपनी को सुपरवाइज करते हैं, मैनेजमेंट अफेयर्स को कंपनी के देखते हैं। यही बात तुम्हें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर हमने कहा डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, हमने कहा डायरेक्टर का मतलब होता है टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। ऐसा व्यक्ति जो टू द बोर्ड ऑफ कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया है, टू द बोर्ड ऑफ कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया है, उसी व्यक्ति को डायरेक्टर बोला जाता है। और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। जहाँ जहाँ कंपनीज एक्ट में पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी गई, इसका मतलब वो सिंगल डायरेक्टर की पावर नहीं है, वो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर की पावर है। और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ही सारी पावर्स को दे रखा है डेडिकेटली। इसीलिए सेक्शन 149 से लेकर 205 तक कंपनीज एक्ट में जो सेक्शंस बनाई गई है वो डायरेक्टर से रिलेटेड है, डायरेक्टर के बारे में बात करती है ये सभी सेक्शंस। हमने कहा डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो गया, बिकॉज इस डायरेक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, बिकॉज पैसा कंपनी में लगा हुआ है मेंबर्स का। अब ये डायरेक्टर अगर गलत काम करेंगे तो कंपनी तबाह हो जाएगी। इसीलिए कंपनीज एक्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। टोटल 56 सेक्शन डाल दी डायरेक्टर के लिए, 56 सेक्शंस डाली डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर के लिए नियम बनाए गए, क्योंकि पैसा किसी और का है और मजे कोई और ले ले, इसके लिए 56 सेक्शन बना के डायरेक्टर को कंट्रोल करा, डायरेक्टर के बिहेवियर को कंट्रोल करा और डायरेक्टर पे लॉ बना दिया। एक लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 जो सिविल लॉ है, उसमें 56 सेक्शन सिर्फ डायरेक्टर को डेडिकेटली दे दी गई। और सीए फाइनल में उसका वेटेज 30 to 35 मार्क्स का दे दिया गया, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज में काम करते हैं। अगर कंपनीज के डायरेक्टर गलत काम करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उन पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में भी है तो ऑडिट रिपोर्ट अगर कंपनी की बनाएंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में कारो होगा, और कारो में एक क्लॉज है जहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। 163 के अकॉर्डिंग, 164 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ, ये हमें सब बताना पड़ेगा। 167 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब बातें हमें कारो की रिपोर्ट में बतानी पड़ती है। 64 से रिलेटेड प्रोविजन, तो इसीलिए हमें हमारे कोर्स में प्रोविजन है, बिकॉज हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 30 to 35 मार्क्स में हमें 56 सेक्शन पढ़ाई जा रही है। तो इन सेक्शंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पैसा किसी और का है। तो अब हम डायरेक्टर की सेक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम समझेंगे इन डायरेक्टर की सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, कैसी बातें ये करेगा। तो देखो बेटा क्या होगा, 149 से जो सेक्शंस स्टार्ट होने वाली है वो कुछ इस तरह से चलने वाली है। 149 हमें बताएगी एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपकी कंपनी में कितना डायरेक्टर होने चाहिए। 149 के साथ ही ये बताएगा कि कोई भी डायरेक्टर जो होगा वो इंडिविजुअली बनना चाहिए। डायरेक्टर कभी भी बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल व्यक्ति ही डायरेक्टर बन सकता है।
उसके अलावा ये 149 बोलती है कि डायरेक्टर कभी भी अपनी पावर को असाइन नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो सब पढ़ा तो अभी कुछ रहा ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ डायरेक्टर अपनी पावर को असाइन नहीं कर सकता है। उसके अलावा 149 ही हमें बताएगा कि वुमन डायरेक्टर क्या होता है, रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। ये बातें 149 में दे रखी है। 150 हमें बताएगा कि एक डायरेक्टर को सेलेक्ट कहाँ से करें, कहाँ मिलते हैं ये डायरेक्टर नाम के लोग जिन्हें मेंबर सेलेक्ट करेंगे। 151 हमें बताएगी कि कुछ स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी में, उन स्मॉल शेयर होल्डर का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। 152 बताएगी हर डायरेक्टर को मेंबर अपॉइंट करेंगे। वैसे ही 153 हमें बताएगी कि किसी भी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर बनना है तो उसके पास आधार कार्ड की तरह, जैसे इंडिया का सिटीजन बनना है तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, वैसे डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में तुम्हारे पास डिन होना चाहिए। वो डिन कैसे आएगा वो सब बातें 154 से लेके 159 तक दी हुई है। फिर 160 आएगा, 161 चलेगा। 160 बोलेगा कि एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, उसका प्रोसीजर दिया हुआ होगा एक नई डायरेक्टर का। 161 तुम्हारे को बताएगा। 162 आएगा, 162 बोलेगा कि आप 161 बोलेगा कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। 162 बोलेगा कि आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जब भी आप डायरेक्टर बनोगे, सेपरेट सेपरेट। 163 बोलेगा एप्रोप्रिएशन से भी डायरेक्टर बन सकते हो। 164 बोलेगा क्वालिफिकेशंस। 165 पे कुछ बातें करेगा। 166 बोलेगा, 167, 68, 69, 70, 71, 72 और 73 कुछ रजिस्टर्ड से रिलेटेड बातें करेगा। 68 बात करेगा रेजिग्नेशन की, फिर बात करेगा 69 रिमूवल की, तीनों सेक्शन रजिस्टर्ड से रिलेटेड है। 167 भी वेकेशन की बात करेगा डायरेक्टर की। तो इस तरह से कुछ सेक्शंस चलने वाली है। 149 से लेके 173 तक चैप्टर नंबर 1 में कवर है आईसीआई के मॉड्यूल में, इसीलिए मैंने बताया कि हम 149 से लेके 173 को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इन सेक्शन में बता रहे हैं डायरेक्टर कौन होगा, कैसे डायरेक्टर अपॉइंट होगा, डायरेक्टर छोड़ के कैसे जा सकता है, डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होगा, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, एक वुमन डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में होनी चाहिए, तुम्हारी कंपनी के पास एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर अपनी पावर को असाइन नहीं कर सकता है, डायरेक्टर की पावर क्या क्या है 166 में दी हुई है। अब हम ये सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, नीचे ग्राउंड में उतर के देख रहे हैं कि कंपनी ने डायरेक्टर के प्रोविजन को सही से फॉलो किया है कि नहीं किया। अब हम डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। डायरेक्टर कौन होता है हम जान गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है हम वो भी जान गए। अब हम डायरेक्टर के प्रोविजन पढ़ेंगे होले 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 होले, मतलब समझने की कोशिश करो, हमारा अब चैप्टर का मूवमेंट चेंज हो गया। अब हम डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस में आ गए कि एक कंपनी अगर बन गई उसमें डायरेक्टर भी अपॉइंट हो गए, तो सच में जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर हमने बोला उतने ही नंबर के डायरेक्टर अपॉइंट हुए कि नहीं हुए। जैसे पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर, तो क्या उतने ही है उससे कम है। इंडिविजुअली डायरेक्टर है कि पार्टनरशिप फर्म तो कोई डायरेक्टर नहीं बन गई है, कहीं कंपनी खुद तो एक दूसरी कंपनी किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं बन गई है। इंडिविजुअली ना सारे लोग, रमेश मोहन सुरेश यही लोग है ना, इनके पास डिंग तो है ना। क्या कंपनी ने डायरेक्टर के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाया हुआ है ना? क्या सब लोगों ने डिंग के लिए सही ढंग से अप्लाई किया और सही ढंग से आरओसी को इंटीमेट किया कि नहीं किया? हमारे पास जितने रेजिडेंट डायरेक्टर होने चाहिए उतने रेजिडेंट डायरेक्टर है, उतने वुमेन डायरेक्टर हमारे पास है या नहीं है? मतलब इस तरह के प्रोविजंस को अब हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू द डायरेक्टर। सेक्शन 149 से लेके 173 तक पहला चैप्टर आईसीआई की नजरों में, 174 से लेके 193 तक सेकंड चैप्टर में डाला हुआ है, और फिर 195 से लेके 295 तक, सॉरी 205 तक जो चैप्टर बनाया हुआ वो बनाया हुआ चैप्टर नंबर 3। तो इस तरह से हमें चैप्टर्स के अंदर कूदना है। ये जो चैप्टर है 149 से लेके 173 तक, इस चैप्टर को बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। समझने की कोशिश करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए डिन होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, कैसे जाएगा, कैसे रिमूवल होगा, कैसे वो रिजाइन करेगा, कैसे उसके रजिस्टर्ड मेंटेन होनी चाहिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो इसीलिए इन सभी सेक्शंस में जो बातें लिखी हुई है, चैप्टर का जो नाम है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमें बातें बताएगा। 149 से लेके 173 तक कौन डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस, ये सारी बातें भरमार हमें जिस चैप्टर में दी हुई है वो है 149। अब हम डायरेक्टर को समझ रहे हैं कि एक डायरेक्टर होने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। अगर हमने वो गुण, अब मान लो हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने हमें बोला यार मैं उस कंपनी में डायरेक्टर तो बन गया था पर मेरे अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन थे फिर भी मैं बन गया, तो हम बोलेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की सेक्शन है
164। अब तो डायरेक्टर है क्योंकि तेरा अपॉइंटमेंट लेटर हमने देख लिया, तुझे बोर्ड के लिए अपॉइंट किया गया, तू कंपनी के अंदर ही अपॉइंट हुआ है। अब 164 के प्रोविजंस को लगा के देखेंगे कि सच में कहीं ये डिस्क्वालीफाई है कि नहीं। इसको लग रहा है डिस्क्वालीफाई है, अब इसके बचने के रास्ते देखेंगे। 164 में इसके बचने के रास्ते वहीं लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, और वहीं बचने के रास्ते, उन्हीं में से हम छाटेंगे। अब तो अब हम डायरेक्टर बना दिया उस आदमी को, कंपनी भी बना दी उस स्ट्रक्चर को जिसमें वो काम कर रहा है, वो डायरेक्टर भी बन गया। आप देखेंगे उस पर जो लगने वाले इल्जाम है वो उन सेक्शंस में कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो हम सेक्शन को पहले पढ़ेंगे, फिर सेक्शन में से ही बचने के रास्ते निकालेंगे। 149 पढ़ेंगे, कितने डायरेक्टर चाहिए वो पढ़ेंगे। 150 पढ़ेंगे, डायरेक्टर कैसे चुनाव करेंगे। 151 पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे करके 73 तक हमें जाना है। और फिर इन्हीं सेक्शन से हम उनका तोड़ निकालेंगे, इन्हीं सेक्शन से हम उनको बचा के लाएंगे। गाइस जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब हम नेक्स्ट क्लास यानी कि हमारी सेकंड क्लास में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर, जो सेक्शन 149 से लेके 173 तक चलने वाला है। गाइस कल मिलते हैं सेक्शन 149 के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।